एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज बहुत ही छोटा सा डिस्कशन होगा पार्ट 1 में सेल एंड सेल थ्योरी। और ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसे ना भी पढ़ाऊँ तो आप पढ़ लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 6 to 10th पिछले 4 से 5 साल आप लगातार इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। सो आज से शुरुआत करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल और सेल थ्योरी को हम पढ़ेंगे। शुरू करें। ओके, सो ये है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट GN रामचंद्रन। 1922 में पैदा हुए थे और ईयर 2001 में ये एक्सपायर हो गए थे, और इस बीच में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किए। अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हो तो आपको लग रहा होगा क्या है रामचंद्रन क्या है, बट जब आप MBBS हो जाओगे, या आप लोगों में से जो लोग BSc के बाद MSc कर लेंगे और रिसर्च की प्रिपरेशन में जाएंगे, तो पता चलेगा कि ये कितने बड़े साइंटिस्ट थे। मतलब इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अमीनो एसिड्स पे बहुत सारा काम किया था। रामचंद्रन प्लॉट के बारे में समझाया था। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे और इनके बारे में जानना तो बनता है। GN रामचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इनका जो कमाल का रिसर्च है, काम है प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की, जिसमें से एक प्लॉटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया, रामचंद्रन प्लॉट। तो पूछो ही मत, कमाल का भाई साहब। एंड वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। जान लीजिए कि आज भी बहुत ही कम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस बायोपॉलीमर्स को बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। और उस जमाने में, जिस जमाने में कुछ नहीं था, उस कंडीशंस में डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्रन जी ने ये काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान और ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक रहे होंगे। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, है ना। कोलेजन आपको पता है ये फाइबर का फॉर्म होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। पब्लिश्ड इन नेचर। नेचर एक क्या कह सकते हैं, साइंस की पत्रिका है, एक रिपोर्ट्स पब्लिश करने वाली एक छोटी बुक कह सकते हैं, मंथली मैगजीन टाइप की। लेकिन ये मैगजीन इसमें कुछ भी एक वर्ड भी पब्लिश कराना, मतलब आपको सबसे बेहतरीन होना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में टॉप में रहना पड़ेगा, तब जाके नेचर नाम की इस पत्रिका में कुछ भी पब्लिश होता है। और मैं भी बहुत मेहनत करता हूं कि काश कभी ऐसा हो जाए, है ना। अभी टेक्निक्स बहुत बढ़ गई हैं। इन 1954 तो उन्होंने जो पेपर पब्लिश कराया वो नेचर कहते हैं पत्रिका में, वो कब 1954 में। एंड हिज एनालिसिस ऑफ अलाउड कन्फर्मेशन, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और आपके लेवल पे भले ही कम हो, लेकिन जब आप साइंटिस्ट बनने की तैयारी करते हैं, जब आप नेट और JRF एग्जाम देते हैं, तो इनका ये अलाउड कन्फर्मेशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है ना। सो अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन थ्रू the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in the structural biology। और केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में सबसे आउटस्टैंडिंग ये क्या होते काम है रामचंद्रन प्लॉट के यूज करते हुए जो अलाउड कन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का पता लगाना। मतलब आज भी ये बहुत इंटेंसिव यूज होता है वर्क में। He was born on October 8, 1922 in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. After completing his schools, Ramachandran graduated in 1942 as a top-ranking student in BSc Honours फिजिक्स कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। फिर इन्होंने PhD अपना रिसीव किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में, है ना। सो while at Cambridge, Ramachandran met
लाइनस पाउलिंग, ये एक और बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। आप लोगों में से जो भी थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ता होगा बच्चों, उन्हें पता होगा पाउलिंग का नाम भी बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। बहुत ही महान महान वैज्ञानिकों के साथ इनका कहते हैं सामना हुआ है ना। सो लाइनस पाउलिंग एंड was deeply influenced by his publications on models of alpha helix and beta pleated structure that direct his attention to solving the structure of collagen। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो जरूर प्रेरणा देने वाला रहता है ना। उसी की वजह से आदमी आगे बढ़ता है, उसको रास्ते मिलते हैं, लेकिन मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एमबीबीएस हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़नी है और उसको समझना है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन रीड करता हूं और इसमें से जो भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या ये नहीं समझ में आता है या यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिसाइट एंड देन ट्राई टू एक्सपेंड द टर्म्स, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप रिवाइज करते रहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ भी 10 दिन 50 दिन में आप पढ़ नहीं सकते हो, पहले से आना ही चाहिए आपको। 10 दिन 50 दिन में सिर्फ रिवीजन हो सकता है, पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो 78 की एज पे ये पास कर गए, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। अब आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? सेल को हम बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? देखिए, यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझना होगा, है ना। तो देखो बच्चा, लाइफ ऐसी छोटी से छोटी चीज जहां पे लाइफ रह सकती है, छोटी से छोटी चीज जो कि ऑर्गेनाइज हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, बिल्कुल, मतलब हम बता सकते हो कि ये क्या है, ऑर्गेनाइज हो, छोटी से छोटी हो, और वहां भी लाइफ की प्रोसेसेस दिखती हो। लाइफ की प्रोसेसेस मतलब रेस्पिरेशन होता हो, मेटाबॉलिज्म होता हो, समझ में आ रहा है? तो ऐसी छोटी से छोटी चीज जो ऑर्गेनाइज हो और जहां लाइफ के सभी प्रोसेसेस आप देख पाते हो और बेसिक एंड फंडामेंटल एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म हो रही हो, तो उस छोटे से छोटी जो क्या बोलते हैं थिंग होगी, उसको कहेंगे यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन, यानी सिंगल। समझ में आ रहा है ना? तो सेल, अब ये सेल क्या होती हैं? सेल बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती हैं। नॉर्मली कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर ये माइक्रोस्कोपिक है, दिख भी नहीं सकते आंखों से, और फिर भी ये लाइफ प्रोसेस की सारी जो फंक्शंस है उसको कर सकते हैं, जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन है, आपका रिप्रोडक्शन है, उसके बाद डाइजेशन है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ग्रोथ है, मतलब सब कुछ, व्हाटएवर जो भी आप लाइफ प्रोसेस आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है, तो वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। अब समझ में आया? इसीलिए सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो परफॉर्म कर ही रहा है, लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे सेल मिलके तो कर ही सकते हैं, पर एक सिंगल सेल भी वो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। सो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। अब आइए एनसीईआरटी की लाइंस पे चलते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, performing the essential functions of the life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent life. जैसा कि वायरस अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म में इसको अलग कर दिया जाए तो ये लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते। आप सोचिए, यानी कम से कम एक सेल हो, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, है ना, सेल जिसमें साइटोप्लाज्मा हो, उसकी बाउंड्रीज हो, तभी जाकर के ये लाइफ को परफॉर्म करते हैं। इसलिए देखिए वायरस पजल हो जाता है
और पजल क्यों हो जाता आपको पता ही है, यहाँ साइटोप्लाज्मा है नहीं, जब ये बाहर है तो लाइफ मेंटेन नहीं कर पाता है, जब हमारी बॉडी में आता है इसको साइटोप्लाज्मा वगैरह मिल जाते हैं एक्टिविटी करने के लिए, तो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, गुड। हेंस cell is the fundamental structural and functional unit of all living things। नोट कर लिया, आसान है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इनको A.V. ल्यूवेनहॉक भी कहते हैं। सो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। याद रखेंगे। आप कहेंगे सर सेल को तो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। मैं कहूंगा हाँ, क्लास 9th में आपने सही पढ़ा, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल डिस्कवर किया, बट दैट वाज अ सिंपली कंपार्टमेंट, मतलब डेड सेल, है ना बच्चों। तो देखिए, जब आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको आंखें कान खुली रखनी पड़ती है और बिल्कुल समझना होता है। रॉबर्ट हुक के साथ जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरह का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने डिस्क्राइब किया था, है ना, इन्होंने डिस्कवर किया था यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहली लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर की थी यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये समझ में आया। तो रॉबर्ट हुक का केस अलग हो जाता है और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का केस अलग हो जाता है। दोनों में दो डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। याद रहेंगे, लिविंग सेल, डेड सेल, फर्स्ट सेल, है ना। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। अब कहेंगे सर ये डिस्कवर वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बताएंगे, तो मैं धैर्य रखिए, पहले हम एनसीईआरटी डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको एक एक कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं सेल से रिलेटेड, ये मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है ना बच्चों? गुड। The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope which revealed the structural detail of the cell। और जैसा आज के डेट में आप सेल बना के पढ़ते हो, ये सब क्यों हो पाया पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एकदम अंदर से 3D स्ट्रक्चर्स आप देख पाते हो। अब हम बात कर लेते हैं सेल थियरी की, फिर आ जाएंगे कुछ डिस्कवरीज वगैरह पे। ओके, इन 1838 Malthius Schleiden, that is Schleiden भी इनको कहते हैं, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which form a tissue of the plant। मतलब इन्होंने इतना तो आइडिया लगा ही लिया है कि प्लांट्स के जो टिश्यूज भले ही बन रहे हैं वो बन किससे रहे हैं? सेल से, और वो सेल डिफरेंट काइंड की हैं, बट हैं वो सेल्स, यानी बन किससे रहे हैं? सेल से। ठीक है। उसी समय, उसी कालखंड में, मतलब 1838-39 के आसपास, थियोडोर स्वान, एक अलग साइंटिस्ट जो कि ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये जो स्लेडन थे वो बॉटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे, और ये जर्मन थे और ये ब्रिटिश थे, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, और इन्होंने कई तरह की एनिमल सेल को पढ़ा, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो उस समय तो उन्होंने कहा कि थिन आउटर लेयर है, इसकी कंप्लीट डिस्कशन आपको पता ही है कि बहुत बाद में, इन लोगों की डिस्कवरी के बाद में, बहुत साल के बाद इसकी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हो पाई प्लांट्स और एनिमल्स की, क्योंकि उस समय बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोप थे, बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is unique character of plant cells। याद रखना,
तो स्वान ने एक और चीज पता लगाया कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें जो प्लांट सेल होती हैं उनमें मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कि वॉल कहते हैं, और ये सभी के सभी प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो प्लांट में सेल वॉल का प्रेजेंट होना एक यूनिक कैरेक्टर है। ये किसने पता लगाया? थियोडोर स्वान ने पता लगाया। किसने पता लगाया? थियोडोर स्वान ने पता लगाया। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द hypothesis that the bodies of animals and plants composed of cells and products of the cells। और यही नींव है आपके सेल थियरी की, यानी दिस इज द बेस ऑफ सेल थियरी। इसी के आधार पर अब स्लीडेन और स्वान के जितनी डिस्कवरीज हैं, जो इनके कथन हैं, जो इनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको मिला करके एक कथन बनाया गया और उसको नाम रख दिया थियरी। बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, आर विर्चो, रडोल्फ विर्चो, एक्सेप्शन के साथ वो आएंगे, उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थियरी। इन लोगों ने मिलकर के सेल थियरी बनाई। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, याद रखेंगे थियरी क्या है वो नहीं पूछेगा, वो तो क्लास 8th 9th में था। थियरी में क्या नहीं है वो आपके नीट एग्जाम में पूछेगा, तो इसको नोट जरूर करना है। मैंने कहा ना, जहां नो, नॉट, एक्सेप्ट, ये जरूर आप नोट करेंगे। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन as to how new cells were formed, है ना। तो इस चीज को आप नोट करेंगे। फिर रडोल्फ विर्चो की बात करते हैं, 1855 में, इनके बहुत साल के बाद, 20-25 साल के बाद आया। फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसको रडोल्फ विर्चो की जो बात है उसको स्लीडन और स्वान की थ्योरी के साथ जोड़ दिया गया और सेल थ्योरी को कंप्लीट कर दिया गया, और इस तरह से एक नई फाइनल सेल थ्योरी बनी जो एकदम कंप्लीट है, जिसको कि आज आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं। याद रखेंगे, स्लीडन और स्वान के बाद में रडोल्फ विर्चो आया। रडोल्फ विर्चो की एक खास लाइन है जिन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखी थी, रिसर्च आर्टिकल में बहुत ही फेमस हुई, दैट इज omnis cellula e cellula। omnis cellula e cellula मतलब कि पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। ठीक है, सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रडोल्फ विर्चो ने कहा दैट इज omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula। ही मॉडिफाइड, मतलब विर्चो की बात रही, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, और इसी शेप में आज आप इसे पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी की दो मेन पॉइंट्स हैं, नोट जरूर करिएगा। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ये तो हो गया स्लीडन एंड स्वान की बात। और इसमें विर्चो ने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक्सपेरिमेंट और जो भी इनकी समझ थी उसको एक्सप्लेन करके यहां पे नया पॉइंट जोड़ा, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज omnis cellula e cellula। इस तरह से सेल थ्योरी होती है कंप्लीट। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, आसान है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपने सेल और सेल थियरी पढ़ ली है। अब यहां पे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो सेल वाली हिस्ट्री में है उसको बताऊंगा, तो प्लीज चलिए लिख लीजिए। पहला नाम लिखिए जेड जेनसन, जेड जेनसन, जेड जेनसन एंड एच जेनसन, एंड
एच जेनसन। लिख लिया बेटा। इन्होंने क्या किया था, अप्रोक्सीमेटली 1590 मतलब 1600 के आसपास इन्होंने फर्स्ट टाइम दे इन्वेंटेड, लिखते रहिए इसको, नोट करते रहिए, फर्स्ट टाइम दे इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हालांकि प्रिमिटिव था लेकिन तब भी उस जमाने के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस था। नोट करो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है सेल में। लिख लिया आपने? चलिए अब सेकेंड इवेंट नोट करिए। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, लिख लिया? ईयर है 1665। दे डिस्कवर द फर्स्ट सेल एंड एक्चुअली इन्होंने क्या एग्जामिन किया था, दे एग्जामिन कॉर्क। इन्होंने पेड़ के कॉर्क को, दे एग्जामिन कॉर्क एंड गिव द नेम सेल टू इट। सेल, सेल का मतलब, इनका कहने का मतलब था कंपार्टमेंट जैसा कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कंपार्टमेंट यहां पर दिख रहा है, इसलिए इन्होंने कह दिया सेल। याद रखना कि ये इनकी जो बुक थी बहुत ही फेमस हुई थी, जिसमें इन्होंने सेल के बारे में पूरा लिखा है। और बहुत सारे बच्चे 11th में पागल हो जाते हैं, मुझे इनकी किताब पढ़नी है। प्लीज बच्चों, पहले आप नीट क्वालिफाई कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, आपके पास लाइफ में बहुत टाइम रहेगा। सही समय पर सही काम करिए, सक्सेस मिलेगी। सही समय पे गलत काम करेंगे नहीं मिलेगी। अभी आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंटेंट पढ़ने की जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। बाद में आप आराम से सेल और ग्राफिया पढ़ते रहिएगा, इनकी किताब बहुत मशहूर है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने जो सेल ढूंढा था आपको पता ही है कि ये डेड था, है ना। कॉर्क सेल्स थी वो डेड थी, और उसका मतलब इनका कहने का कंपार्टमेंट था, क्योंकि ये कंपार्टमेंट के जैसे ऐसे डब्बे डब्बे के रूप में इस तरह से कुछ दिखती थी। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता था इनको, है ना, जो इन्होंने एग्जामिन किया था। समझ में आ रहा बच्चों? देन इसके बाद आते हैं एवी ल्यूवेनहॉक, जिनके बारे में आपने बात की अभी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ईयर था 1676, सॉरी 1667 था या 76 था, जो भी मेरे ख्याल से 76 ही रहा होगा, 70s के आसपास थे। हाँ, तो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा, फर्स्ट लिविंग सेल देखा। और इन्होंने जो पुराने कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स वगैरह थे उसको थोड़ा और मॉडिफाई भी किया था। बेसिकली तो ये एक बिजनेसमैन थे, बट इन्होंने उसी सीक्वेंस में कुछ चीजों को इन्वेंट भी किया, डिस्कवर भी किया। देखिए, ब्रेन है, ब्रेन काम करता है, जरूरत है कि ब्रेन को सही समय पे सही तरीके से यूज करने की। नोट कर लो बेटा। एंटन वॉन डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, याद रखेंगे, फर्स्ट लिविंग सेल। लिख लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट इवेंट होता है 1830 में, है ना। नेक्स्ट इवेंट होता, वैसे तो बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लैमार्क वगैरह सब कुछ थे, बट यहाँ पे एक इवेंट होता है 1830 में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर सेल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो। और ये ईयर था जब प्रोटोप्लाज्म शब्द की उत्पत्ति हुई, है ना। So in 1830 the term protoplasm was introduced by a great scientist J.E. Purkinje. J.E.
पुरकिंजे। अब जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की उन्हें पता है पुरकिंजे का महत्व, है ना। इनके नाम से कई फाइबर्स हैं बॉडी में, जिन्होंने हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें डिस्कवर की थी। लिख लिया बेटा। J.E. Purkinje in 1830 introduced the term protoplasma for the liquid material inside the cell. For the liquid material inside the cell. लिख लिया बेटा। गुड। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कवरी की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी आप नोट करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगले ही साल मतलब 1831 की बात करें, अगले ही साल रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, रॉबर्ट ब्राउन आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि अभी भी पढ़ा आपने। तो इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, इन्होंने न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक बॉडी के बारे में डिस्कवर किया। सो दे डिस्कवर, आप सिंपली कह सकते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस पहली बार ये देख रहे थे, बहुत सारे लोग और भी देख चुके थे, लेकिन आपको पता है कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसने दिया, तो वो रॉबर्ट ब्राउन थे। और इसी के साथ ये न्यूक्लियस नाम के साथ इनका नाम जुड़ गया और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए अमर हो गए, है ना। इनका नाम हमेशा के लिए इसकी डिस्कवरी के साथ जुड़ गया। लिख लिया आपने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो सेल थियरी है, आपको पता ही है। 1838 और 39 में, 1838 39 में स्लीडन एंड स्वान आए, इन्होंने दिया सेल थियरी। अब इसको मैं लिखने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लिखा था। फिर 1855 में विर्चो आए थे। अब ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये तो पीछे आपने लिखा ही है। आर विर्चो आए थे जिन्होंने सेल थियरी को फाइनल शेप दिया था ओमनी सेलुला शब्द के साथ। ठीक है, ओके। अब इन प्रोटोप्लाज्म की कहानी के बाद एक बहुत ही ज्यादा मतलब चेंज वाला एरिया आया था और वो था 1800, वो एरा आया था, वो एरा था 1875 के आसपास, जब ई स्ट्रॉसबर्गर आए थे। अब बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे नाम सुनते ही समझ गए होंगे। ई स्ट्रॉसबर्गर, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं इन्होंने क्या किया था, मैं 1 मिनट वेट कर लूंगा, है ना। बताइए। यस, इन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ढूंढा था जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम। और आज की मॉडर्न स्टडी में क्रोमोसोम का महत्व सबको पता है। तो वो ई स्ट्रॉसबर्गर थे जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ठीक है, इसके बाद वर्डेयर फ्लेमिंग आते हैं 1882 में। फ्लेमिंग इन 1882, और इन्होंने सेल के डिवीजन को नोट किया और इस फिनोमेना को अच्छे से समझकर इसको नाम दिया माइटोसिस। क्या नाम दिया? माइटोसिस। तो माइटोसिस को बेसिकली डिस्कवर करने वाले कौन थे? वो थे फ्लेमिंग। समझ में आ गया? इसके बाद 1885 में, नोट करते रहो, ये सब कुछ नोट करते रहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो 1885 में आते हैं AFW श्रिम्पर, है ना। AFW श्रिम्पर, स्पेलिंग थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कठिन होता, आपको पता ही है। ये नाम सभी के सभी विदेशों के हैं और सारे के सारे जो डिफरेंट
आपको इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है ना, नहीं तो नाम इनका भी घनश्याम हो सकता था, राधे श्याम हो सकता था, है ना, अमन, क्या बोलते हैं, श्वेता, इस तरह के बहुत सारे नाम हो सकते थे, लेकिन नहीं होते हैं भाई, क्योंकि ये सब विदेशी नाम है। तो टेंशन मत लीजिए, बस आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। A.F.W. शिम्पर, इन्होंने प्लास्टिड टर्म, इनको ढूंढा भी था और टर्म भी दिया था प्लास्टिड, है ना। सो फर्स्ट यूज द टर्म प्लास्टिड फॉर सेल ऑर्गेनेलिस, जो, और प्लास्टिड टर्म किसके लिए यूज किया था, जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस और स्टोर करें, सिंथेसिस एंड स्टोर करें। तो शुरुआत में प्लास्टिड टर्म शिम्पर जी ने इसी के लिए दिया था, बाद में हमारी भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तो हमारी समझ पूछ और बढ़ी, तो हम समझ गए कि प्लास्टिड की कई कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1800 आई थिंक 90 में आता है, 94 के आसपास। एक साइंटिस्ट थे अल्टमैन, है ना, इनका नाम बहुत ही फेमस हुआ, अल्टमैन, आर अल्टमैन, ठीक है, डबल एन होगा, आर अल्टमैन। तो इन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को पहले तो देखा सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, साइटोप्लाज्मा में, और एनिमल सेल में ज्यादा ऑब्जर्व किया। इन्होंने जो बेसिकली देखा था एनिमल सेल के अंदर देखा, और इसका प्रोसेस तो नहीं समझा, पर इसको देखा कि ये बाकी सबसे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है अभी तक, नॉन स्ट्रक्चर थी इनके जमाने तक, उनसे ये काफी अलग दिखता था, है ना, स्ट्रक्चर में। इसका नाम इन्होंने रखा बायोप्लास्ट, याद रखना, दिस इज नॉट प्लास्टिड, है ना, इन्होंने नाम रखा इसका बायोप्लास्ट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। बाद में इनके कुछ साल के बाद, मतलब आई थिंक 1800, 3-4 साल के बाद, 1897 कह लीजिए, 97-98, उस समय आए सी बेंडा। अब आप लोगों में से जो तैयारी कर रहे होंगे बेंडा का नाम सुनते ही खुश हो गए होंगे, है ना। सी बेंडा आए और सेम इसी बायोप्लास्ट के नेचर को थोड़ा और स्टडी हो चुकी थी, इसको नाम दिया इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया, तो आप कहते हैं सी बेंडा, ठीक है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय बायोप्लास्ट लिख दे तो याद रखेंगे ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही दिया गया शब्द था, बट ये दिया था आर अल्टमन ने, और वो इनसे पहले दिया था, 94 के आसपास दिया था, ओके, सही है, नोट कर लिया आपने, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट आता है सेल की हिस्ट्री में, मतलब सेल पढ़ने की हिस्ट्री में, वो है कैमिलियो या कैमिलो गोल्जी, वो नाम है, साइंटिस्ट है एक कैमिलो गोल्जी। अब नाम ही सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने गोल्जी अपैरेटस ढूंढा होगा, और ये 1898 की बात है ना। इन्होंने क्या ढूंढा था, गोल्जी अपैरेटस, और ये नाम भी इन्होंने ही दिया था, जैसी बात है, इनके नाम के ऊपर ही इनके साथ काम करने वाले लोगों ने रख दिया। यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स में ऐसा इन्होंने देखा था और वहां पे इसको ढूंढा था। इसके बाद 1930 की बात है, हमारा विज्ञान और भी अच्छा होने लगा, बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे की ओर फॉरवर्ड होने लगा, और धीरे धीरे टूल्स एंड टेक्निक्स में भी मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ। सो ये टाइम है 1930 का, और इस समय दो वैज्ञानिक आए, नॉल एंड रस्का। देखिए स्पेलिंग अलग अलग है, एम नॉल, KNOLL, नॉल, एंड रस्का। 1930 की बात है ये। इन्होंने डेवलप कर डाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दे डेवलप
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको इस लायक बना दिया कि अब सेल की स्टडी आप कर सकते थे इससे। बहुत ही ज्यादा रिजोल्यूशन को इन्होंने इंप्रूव कर दिया, 1000 टाइम्स से भी ज्यादा, है ना। तो बहुत 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 ही अच्छे इन्वेंशंस हो रहे थे, और सेल में अब पार्टिकुलरली स्पीड आ रही थी। सेल की स्टडी देखिए बहुत स्लो थी। सेल जब पहली बार डिस्कवर हुआ, है ना, पहली बार लोगों ने सेल जैसा स्ट्रक्चर देखा, तब से लेकर के अगले 150 साल तक, मतलब 150 ईयर्स के आसपास तक, या अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक बहुत ही धीरे धीरे कहानी चली। 1600 के आसपास, मतलब 1550-60 के बाद से ही सेल वगैरह लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे, लेकिन एकदम स्लो चल रहा था सब कुछ 200 सालों तक। बट 19th या 20th सेंचुरी आप कह लीजिए, जैसे 1900 के बाद धीरे धीरे स्पीड आना शुरू होता है, ठीक है। देन एक साइंटिस्ट आते हैं आर दवे, इसको लोग डुवे भी कहते हैं, ठीक है, आर डुवे। इन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की, लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की, ठीक। देन आपको पता ही है कि इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते चले गए, और ये धीरे धीरे चेंजेस आगे बढ़ते ही रहे। सो दिस इज, यू कैन से, इतना आप बहुत है, इससे ज्यादा कभी आता होता है नहीं। अब वैसे भी ये जो मैंने लिखवाया है ये आपके लिए एक्स्ट्रा ही है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आप सच में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, तो इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नोट कर लिया होगा आई थिंक, तो ठीक है, फिर मस्त होके पढ़िए। जहां कहीं दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिसने भी द कोश का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो इस QR कोड को स्कैन कर सकता है, और डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस।